वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर से बरतानिया से आए फैसले का खूब चर्चा है। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज के बैंक अकाउंट्स बहाल कर दिए। नेशनल क्राइम एजेंसी को 21 माह की तहकीकात में मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और मुजरिमाना सरगर्मी का कोई सबूत नहीं मिला। मुस्लिम लीग नून इसे शहबाज शरीफ और खानदान की फतह करार दे रही है कि उनके खिलाफ तमाम इल्जामात झूठे हैं। दूसरी तरफ हुकूमती तर्जुमान बिलखुसूस बैरिस्टर शहजाद अकबर का मौक़िफ़ है कि बरतानवी अदालत से जारी होने वाले हुक्मनामे में शहबाज शरीफ का नाम ही मौजूद नहीं और उनके खिलाफ बरतानिया में कोई केस था ही नहीं। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस पाकिस्तान में चल रहा है। शहबाज शरीफ और अहले खाना के करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम से बरी होने का मामला, हुकूमती तर्जुमानों की तरदीद, किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? क्या नून लीग का मौक़िफ़ दुरुस्त है या फिर हुकूमत का? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है अटरी साहब ने, बतूल राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, रज़ा रोमी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुजम्मल सोहरवर्दी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। अतर, नेशनल क्राइम एजेंसी ने किसके कहने पर आपके ख्याल में असासे मुंजमद किए, हुकूमत के कहने पर या फिर क्या SOPs हैं NCA के, इस बारे में भी ज़रा बताइएगा। देखें, ये NCA है, बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी है। FIA तो है नहीं है कि शहजाद अकबर साहब के कहने के ऊपर जिस तरीके से नज़ीर चौहान को उन्होंने फ़ौरन उठा लिया था जेल से, उस तरह उठा लेंगे। यहाँ पे इदारे जो हैं वो काम करते हैं किसी असूल और किसी ज़ाब्ते के तहत। यहाँ पे ये चीज़ जो समझने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया के अंदर सिर्फ इंतहाई संगीन जो केसेस होते हैं या मुबैना केसेस होते हैं उनकी तहकीकात करती है। ये छोटे मोटे केसेस के ऊपर हाथ नहीं डालते। इस एजेंसी का काम ही ऐसा है कि जो संगीन मुकदमात होते हैं, चाहे वो ड्रग्स से रिलेटेड हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड हो, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हो, उनकी तहकीकात की जाए। उस एजेंसी की जानिब से शरीफ खानदान और जिस तरीके से मुबैना तौर पे रिपोर्ट हुआ कि उनके अकाउंट्स सीज कर दिए गए, फ्रीज कर दिए गए 2 साल के लिए, ये एक लम्हा फिक्रिया है कि उस एजेंसी ने जब ये अकाउंट फ्रीज भी करवाने होंगे तो वो पहले अदालत में जाती है। वो अपनी मर्जी से फ्रीज नहीं करवा सकती। अदालत के अंदर एक सबूत दिखाना पड़ता है कुछ हद तक कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें, इसकी वजह से हम चाहते हैं कि आप अकाउंट फ्रीज कर दें। अब जब उन्होंने अकाउंट फ्रीज कर दिए, उसके बाद वो तहकीकात करते रहे, तकरीबन 2 साल तक अकाउंट फ्रीज रहे। उस 2 साल के दौरान क्या अगर किसी शख्स का अकाउंट फ्रीज हो जाए और वो गलत तरीके से फ्रीज हो तो उसको हक हासिल है कि वो अपनी कानूनी जंग लड़ता है। उस हवाले से अब तक शरीफ खानदान ने क्या कानूनी जंग लड़ी है? वो जो पहला फ्रीज ऑर्डर आया था, फाइनेंशियल एसेट्स का जो ऑर्डर होता है, पहला जो फ्रीज का ऑर्डर था ऑब्टेन किया था इन्होंने AFO, उसको उस ऑर्डर के अंदर क्या लिखा हुआ था, वो ऑर्डर अगर ये दिखा देंगे तो सब लोगों के साथ सब लोगों को पता चल जाए कि क्या वजह थी, क्यों ये किया गया, चीज़ें वाजे हो जाएंगी। अब जो दूसरा ऑर्डर आया है वो भी आवाम के साथ शेयर करें, मीडिया के साथ शेयर करें कि वो दिखाएं कि उसमें क्या वजह लिखी गई है कि क्यों अब अकाउंट जो है वो बहाल किए गए। और उसके साथ साथ जो ये अकाउंट हैं, ये अकाउंट कब खुले, इनमें कौन से पैसे आए, कहां से पैसे आए। इसलिए कि खबर के अंदर तो ये चीजें हैं कि जी 20 साल की फाइनेंशियल हिस्ट्री को देखा गया, दुबई के अकाउंट्स भी देखे गए, तो इसका मतलब है कि दुबई में भी कोई अकाउंट है और वो कौन से अकाउंट हैं, उनमें कितना पैसा है। और ये जो इस एजेंसी ने कार्रवाई की थी वो यकीनन कोई बड़ी रकम आई होगी, उसी के ऊपर कार्रवाई की गई होगी। तो ये ऐसे सवाल हैं जो इस स्टोरी से, इन चीज़ों के सामने आने से जवाब कम मिले हैं, सवालात ज़्यादा उठ गए हैं। इसलिए कि यहाँ पे कोई केस नहीं चला, किसी अदालत ने उनको बेगुनाह साबित नहीं किया, किसी अदालत ने उनको बरी नहीं किया। ये समझने की चीज़ है। ये एक तहकीकाती एजेंसी तहकीकात कर रही थी और उसने कहा कि अब हम मजीद तहकीकात नहीं करेंगे। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें शवाहिद उस हद तक इकट्ठे नहीं होते जो अदालत में चल सकें, जिनके ऊपर अदालत के अंदर कन्विक्शन हो सके, तो फिर वहां पे चीज़ों को रोक दिया जाता है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं। तो ये कहना कि जी उनको बिल्कुल बेगुनाह करार दे दिया गया है और अदालत से फैसला आ गया कि वो बेगुनाह है, ऐसी कोई बात नहीं। ना ही यहाँ पे कोई मुकदमा चला, ना ही उनकी किसी किस्म की इंडाइटमेंट हुई। ये एक तहकीकाती एजेंसी तहकीकात कर रही थी। 2 साल तक उन्होंने अकाउंट फ्रीज रखे, जो इन इटसेल्फ कि हमारे अगले मुमकिना वजीर आजम के अकाउंट मुबैना तौर पे 2 साल से बरतानिया के अंदर फ्रीज रहे। भाई अब वो अकाउंट्स की डिटेल्स कम से कम आवाम के साथ जरूर शेयर की जानी चाहिए। ठीक, यानी आपके ख्याल में हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है?
मौकिफ ना हुकूमत का दुरुस्त है ना नून लीग का दुरुस्त है, मौकिफ बीच में दुरुस्त है। हुकूमत ने तो अपनी पॉइंट स्कोरिंग करनी है, नून लीग वाले अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जिनकी इज्जत आप देने की बात करते हैं उनको इतनी इज्जत दे दें, इन अकाउंट्स की डिटेल्स उनके साथ शेयर कर दें। और वोट को इस तरह इज्जत दी जाती है, जब अकाउंट की आप डिटेल्स शेयर करेंगे तो वो लोग भी समझेंगे, देखें हम कितने इज्जतदार हैं, हमारे साथ शेयर किया जा रहा है कि हमारे लीडर के अकाउंट दुनिया के किस किस मुल्क में और उनमें कितना पैसा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। जैसा कि अतर ने कहा कि इस स्टोरी के सामने आने से जवाब कम मिले हैं, लेकिन सवालात बहुत ज्यादा खड़े हो गए हैं। आपके ख्याल में इन तमाम सवालों के जवाबात क्या हुकूमत दे पाएगी, नून लीग दे पाएगी, शहबाज शरीफ दे पाएंगे? अतर काज़मी साहब ने ये नहीं ना बताया कि अकाउंट फ्रीज करने के लिए कंसेंट शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज ने खुद दी थी, और हर 3 माह बाद जब उनमें एक्सटेंशन होती रही तो वो बाई कंसेंट करते रहे कि हाँ आप हमारी तहकीकात कर लें, हमारा दामन साफ है, आप हमारे अकाउंट्स पे फ्रीज कर लें, आप हमारी मुकम्मल तहकीकात कर लें, 20 साल की तहकीकात कर लें, हमारा दामन साफ है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उन्होंने 20 साल के अपने अकाउंट्स एक नेशनल क्राइम एजेंसी को दिए हैं और विद कंसेंट अपने अकाउंट फ्रीज कराए हैं, उन्होंने उसको किसी स्टेज पे कंटेस्ट ही नहीं किया जाकर के आप हमारे अकाउंट फ्रीज ना करें। उन्होंने कहा आपको गलत लगते हैं आप फ्रीज करके तहकीकात कर लें। 2 साल तक तहकीकात की हैं, 2 साल बाद नेशनल क्राइम एजेंसी इस नतीजे पर पहुंची है कि उनके पास सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पाकिस्तान में भी यही है। जब आज तक अलीम खान के खिलाफ रेफरेंस क्यों नहीं दायर हुआ? क्योंकि इसलिए नहीं दायर हुआ क्योंकि नैब के पास सबूत नहीं है। सबूत होंगे, वो कहते हैं बाहर से जो है वो हमें सबूत नहीं आ रहे, इसलिए नहीं दायर किया। तो इसलिए अलीम खान साहब वजीर भी हैं, बाहर भी बैठे हैं और ख़ुद को बेगुनाह भी कहते हैं। जब तक अब चूंकि नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा हमारे पास सबूत नहीं है, तो इसका मतलब है कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई क्राइम प्रोसीड्स, कोई फ्रॉड के का वो कोई सबूत ढूंढ नहीं सके 2 साल में। हमारी नैब तो 15 दिन में ढूंढ लेती है, इतनी कमाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के नैब के अफसरान, आला अफसरान जाके नेशनल क्राइम एजेंसी को मिलते रहे और तमाम सबूत देते रहे। हमारे एसेट रिकवरी यूनिट जो है वो भी इन तहकीकात में ज़ोर शोर से शामिल रहा और उन्होंने भी तमाम सबूत दिए। हत्ता कि जो खबरें भी पाकिस्तान में शरीफ फैमिली के खिलाफ छपी हैं, उन्होंने 75 वो खबरें भी नेशनल क्राइम एजेंसी को दी कि देखें इनके खिलाफ पाकिस्तान के मीडिया में इतनी खबरें छपी हैं, इन खबरों पर इन्हें सजा दे दें, तराशों पर ही सजा दे दें अगर सबूत नहीं है। तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने तराशों पर सजा देने पर भी नहीं माने। देखें ये पाकिस्तान के जो एसेट रिकवरी यूनिट और नैब, ये दूसरा उनका जो है बड़ा फेलियर है। पहला ब्रॉडशीट में नजर आया है कि वो ब्रॉडशीट से लंदन में हारे हैं। दूसरा अब ये नजर आया है कि वो सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ लंदन में अपनी तमाम कोशिशों, कितने दौरे किए हैं शहजाद अकबर साहब ने, वो बताएं ना कि मैं कितनी दफा टैक्स पेयर्स के पैसों पे लंदन गया हूँ शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज को एक्स्ट्राडाइट कराने, उनको सजा दिलाने, और मैंने टैक्स पेयर्स का पैसा ज़ाया कर दिया है और मैं कख नहीं निकाल सका उनके खिलाफ। जिनने टैक्स पेयर का पैसा जाया किया उससे कोई सवाल ना करें, जिसका जाती पैसा है उससे सारे सवाल कर लें। ठीक है, नहीं आपको लगता है कि ये हुकूमत का फेलियर है? जनरल साहब, जैसा कि मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी कहा कि ये हुकूमत का पहला फेलियर नहीं है बल्कि दूसरा बड़ा फेलियर है, ऐसे में जब मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी ये कह रहे हैं तो क्या हुकूमत शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना पर के खिलाफ पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात साबित कर पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत का फेलियर है, और हुकूमत का फेलियर जो है वो सिर्फ ये नहीं है, वो बड़ा मैसिव फेलियर है कि जब इमरान खान ने कहा था कि मैं इनसे पैसे निकलवाऊंगा, जेल में भिजवाऊंगा, तो वो तो अब तकरीबन 3 साल से ऊपर अरसा गुजर गया, ना कोई जेल गया, ना कोई किसी से पैसे निकले, और आइंदा भी 2 साल इसी तरह गुजर जाएंगे तो फेलियर तो हो गया, वो नहीं निकलेंगे। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि करप्शन नहीं की गई। शहबाज शरीफ के खानदान के 2 फर्द अरसा दराज से मफरूर हैं, उधर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए? अगर दामन इतना ही साफ है तो आके मुल्क में क्यों नहीं बैठते? एक बेटा और एक दामाद। इतनी बेशुमार टीटियां निकली यहाँ पे, बेशुमार फेक अकाउंट्स पकड़े गए। दिमाग खराब था इनका कि खोले थे इन्होंने, ये इस तरह किया था। अगर हलाल था सारा तो क्यों किया इन्होंने? क्या जरूरत थी? मसला ये है कि इधर ना हुकूमत पूरा सच बोलती है, ना ये लोग सच बोलते हैं। दोनों तरफ सियासत है और सियासत कर रहे हैं, अवाम दरमियान में लटका हुआ है। हुकूमत का अपना फेलियर है और इनकी अपनी कारीगरी है कि ये बच बचा कर रहे हैं।
जो ऑर्डर वहां पे लंदन में जो कुछ इशू है उसमें किसी की बरियत का जिक्र ही नहीं है। तो बात यह है कि बदकिस्मती इस मुल्क की, खा गए लेकिन निकाला नहीं को जा सकता किसी से, क्योंकि आज सूरत हाल बहुत बदल चुकी है। मकान का नक्शा पास कराना है, आप जाएं उधर डिपार्टमेंट में, वो आपसे 25-30 हज़ार रुपए रिश्वत मांगता है, वरना जाए नक्शा पड़ा है। आप जाके किसी से कोई वहां पे कोई इजाजतनामा लेना हो, बिजली लगवानी है, गैस लगवानी है, कुछ करनी है, पैसे मांगते हैं उसके बगैर कोई। यही वजह है कि महंगाई बड़ी होगी, क्योंकि सबकी जेब में जा रहा है करप्शन का पैसा। ये ना होता कि हर तरफ कोने कोने में और चप्पे चप्पे पे करप्शन ना होती, तो आप देखते कि भूख नंग से सड़क पे लोग रो रहे होते और आके इन हुक्मरानों के गिरबान पकड़ते। लेकिन अब होगा नहीं और ना होना है। उसकी वजह यह है कि करप्शन सरायत कर चुकी है एक एक जगह पे, और इसको साबित करना किसी के पास की बात नहीं है। उसकी वजह यही है कि निजाम सपोर्ट करता है उसको। आज नैब में चले जाए, नैब की इंक्वायरियां पकड़ने, हर चीज में बेईमानी है, जो कि दूसरे को बता दी जाती है कि जनाब हमने ये कमजोरी छोड़ी, आप इसको एक्सप्लॉइट कर लें, आपका वकील एक्सप्लॉइट कर लें, पैसे ले लेते हैं। तो ये बदकिस्मती है कि शहबाज शरीफ, उसके खानदान, जो भगौड़े हैं, वो भी सारा खा पी के मियां साहब के अरबों नजर आ रहे हैं, हर चीज नजर आती है सबकी, लेकिन उसके बावजूद ये हाजी रहेंगे, दूध के धुले रहेंगे, साफ रहेंगे, पारसा रहेंगे, आप एक आना भी निकलवा नहीं सकते। या यूं कह लें कि ये वो हमाम है जहां सभी बेलिबास हैं। रज़ा रूमी साहब, शहबाज शरीफ और अहले खाना की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम से बरी होने का जो मामला है, हुकूमती तर्जुमानों ने इसकी तरदीद की है। आपके ख्याल में मुआक्कफ किसका दुरुस्त है, नून लीग का या फिर हुकूमत का? देखिए, पहली बात यह है कि मौकफ तो एक ओपिनियन होता है, एक राय होती है, हकाइक पे बात करनी चाहिए। हकाइक ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानवी जो हुकाम हैं उनसे कहा कि ये शहबाज शरीफ के साहबजादे जो हैं और शहबाज शरीफ, इनके अकाउंट्स की तहकीकात की जाए, ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और उसकी बुनियाद के ऊपर एक इंक्वायरी जो है वो पिछले 2 साल होती रही, और कल उसका इख्तिताम इस तरह से हुआ कि नेशनल जो बरतानिया की क्राइम एजेंसी है, उन्होंने अदालत के सामने वो रिपोर्ट रख दी। उन्होंने कहा उन्होंने तमाम जो अकाउंट्स हैं उनकी छानबीन की है और उसमें उनको मनी लॉन्ड्रिंग की कोई सबूत नहीं मिला। तो ये एक फैक्ट है। फैक्ट पे पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके क्या मुज़मिरात होते हैं। अब उस पर राय मुख्तलिफ हो सकती हैं। अब उस पर जो हुकूमती हल्के हैं, शहजाद अकबर साहब वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो वहाँ केस तो पाकिस्तान में केस तो वहाँ है नहीं, तो बरियत कैसे हो सकती है। और जो PMLN का कैंप है वो कह रहे हैं कि वो सुरखरू हो गए हैं। तो बात यह है कि जो पाकिस्तान में एहतसाब का तरीक़ाकार अपनाया गया है, जिस अंदाज से और जिस वीक कैपेसिटी के साथ, मैं समझता हूँ कि ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। तमाम के तमाम जो एहतसाब का स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, चाहे वो नैब हो या एसेट रिकवरी यूनिट हो या दीगर जो इदारे या एजेंसीज तहकीकात कर रही हैं, उसकी वजह यह कि या तो वो ख्वाहिशात की बिना के ऊपर करप्शन के जो केसेस हैं या इल्ज़ामात हैं वो लगाकर वो समझते हैं कि इल्ज़ाम लग गए हैं तो अब ये साबित हो गया है। इस तरह नहीं है। एक अदालती और ड्यू प्रोसेस ज़रूरी होता है। और दूसरी ये बात है कि ये बड़ी टेक्निकल मामलात है। वाइट कॉलर क्राइम जो है दुनिया भर में, उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसको चेक करना बहुत दकीक काम होता है। वो सिर्फ सियासी बयानबाजियों में आप लोगों को तो कह देते हैं कि जी ये फलाना चोर है या डाकू है, लेकिन जब उसको सबूत के साथ पेश करने की बारी आती है प्रोसिक्यूशन की तरफ से अदालत में, तो वहाँ मसला होता है। और यही मसला इस वक्त जो है दरपेश है। अब सवाल ये कि कौन सही है कौन गलत है। मेरे ख्याल से बड़ी क्लियर एक बात है कि जो बरतानिया के हुकाम के मुताबिक जो उन्होंने छानबीन की है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। लेकिन क्या उससे पाकिस्तान में केसेस खत्म हो जाएंगे? पाकिस्तान में केसेस तो नहीं खत्म होंगे, वो तो चल रहे हैं। 2 केसेस है गालिबन, एक में चालान पेश हुआ, एक में नहीं हुआ। और वो केसेस जो हैं बदकिस्मती से उनमें सियासत ज़्यादा है और अवाम का, टैक्स पेयर्स का दर्द कम है। क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो फिर इदारों को मजबूत किया जाता, नैब को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार किया जाता, उसको मज़ीद फंड्स मिलते, बजट मिलता
और अदालतों को भी आज़ादाना तरीके से इस कार्रवाई करने देते हैं कि इससे रवायत पड़ती है एहतसाब की। एहतसाब सिर्फ ये नहीं होता कि आप डंडा लेके किसी के पीछे पड़े, आप इदारों को मुस्तहकम करें। आज शहबाज शरीफ है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। तो ये आपने इदारे जो हैं उनकी मजबूती के ऊपर तवज्जो देनी पड़ती है, ना कि शख्सियात और सियासी जो लोग होते हैं उनके पीछे आप जो है वो इल्ज़ामात की बुनियाद के ऊपर करप्शन बना दें। जी ठीक। बतूल, हम देखते हैं कि नून लीग ने जो अकाउंट्स बहाल हुए हैं उसे अपनी बड़ी कामयाबी करार दिया है। ऐसे में शहजाद अकबर भी कुछ अरसे से काफ़ी गैर मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। आप क्या समझती हैं कि ये जो अकाउंट्स बहाल हुए हैं और जैसे नून लीग अपनी कामयाबी करार दे रही है, तो कहीं शहजाद अकबर की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है? देखिए, एनसीए ने जो तहकीकात की हैं वो 2017 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कहने पे ये तहकीकात शुरू की गई थी और 21 माह के बाद इन तहकीकात को रोका गया और पाकिस्तान के अंदर से भी इदारों की कॉपरेशन शामिल थी, जैसे कि पहले भी एसेट रिकवरी यूनिट का जिक्र किया गया। तो ऐसा नहीं था कि एक तरफा तहकीकात हो रही थी और एक ही मुल्क इन्वॉल्व था, दोनों तरफ से मिलकर इस पर काम किया जा रहा था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह के प्रोसिक्यूशन के मामलात और अदालतों के मामलात पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन होती है, उसी पैरामीटर में आप एनसीए को नहीं उसमें नाप सकते। वो उसको तो एफबीआई से मंसूब किया जाता है। गलतियां तो खैर एफबीआई से भी हुई हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आमतौर पे एनसीए क्या करता है कि 6 साल पहले से वो केसेस अकाउंट्स उठाते हैं और उनको पढ़ते हैं कि इनमें किस तरह से ट्रांजेक्शन हुई या मनी लॉन्ड्रिंग हुई, यानी वो पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के हवाले से काम करते हैं, छोटे मोटे वो केसेस उठाते नहीं हैं। लेकिन इस केस में उन्होंने 20 साल पहले के अकाउंट्स उठाए और देखे कि किस तरह से ट्रांजैक्शन हुई और साबित नहीं हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या नहीं। अब ये क्लैरिटी हमें एक तरफ से मिलती है, लेकिन अगर हम इसको पाकिस्तान के हालात के हवाले से या यहाँ पे लोग चीज़ों को किस तरह से समझते हैं, वैसे देखिए तो हम बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करते हैं, बारे सबूत की बात करते हैं। हमने पैनामा में भी देखा, दीगर यहाँ पे जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं उसमें देखा। हम बार बार यहाँ पे आके फंस जाते हैं कि जी जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो ये साबित करेगा कि फ़लाँ ने करप्शन किया है नहीं की, या जिस पर इल्ज़ाम लग रहा है वो ये साबित करेगा कि करप्शन उसने किया है नहीं की। इसी कानूनी लेकुना की वजह से बहुत सारे केसेस ओपन एंडेड रह जाते हैं और इसी सिचुएशन की वजह से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जा सकता है जिसमें दुरुस्त कर लफ्ज़ तो मेरे ख्याल मुनासिब नहीं है, तो उसमें पीएमएल को एक पॉलिटिकल रिलीफ ज़रूर मिल रहा है। और चूंकि आप एनसीए पे उंगली नहीं उठा सकते तो इट लुक्स राइट फॉर देम। ठीक। मुजम्मिल साहब, जनरल साहब ने एक बात की कि हुकूमत का भी अपना फेलियर है लेकिन नून लीग की भी अपनी कारीगरी है, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? मतलब नून लीग ने क्या एनसीए को ख़रीद लिया जाके, ये कह रही हैं हमें? मेरा मतलब अभी बतूल ने कहा कि एनसीए की तफ्तीश पर तो कोई दुनिया उंगली नहीं उठा सकती, नैब की तफ्तीश को तो पाकिस्तान में कोई नहीं मानता। तो मेरा मतलब है कि अगर वो एनसीए से क्लियर होके आ गए हैं, जो इसके बाद जिसके निज़ाम इंसाफ के बारे में इमरान खान साहब रोज़ मिसालें देते हैं हमें कि बरतानिया जैसा निज़ाम इंसाफ होना चाहिए, वैसी वहाँ तफ्तीश होनी चाहिए। क्यों इसी एनसीए ने अभी हमें एक बड़ी रकम वहाँ से रिकवर करके वापस नहीं भेजी है, जिसका नाम लेना टीवी पर भी और हुकूमत के भी लब सिले में है, और वो बताते नहीं हैं कि कितने पैसे किसके आए हैं, क्योंकि वो पैसे मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन प्रोसीड साबित हुई थी और एनसीए ने वो पैसे पाकिस्तान को वापस किए। हुकूमत उस पर चुप है क्योंकि वो शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज के नहीं थे। इसी तरह ये यहाँ पर भी एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हुई है, 3 मुल्कों ने मिलकर तफ्तीश की है, 20 साल की तफ्तीश हुई है। उसके बाद जो क्लियरेंस हुई है, बजाय इसके कि हम कहें कि ये क्लियरेंस जो है ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि हमारे जो लोग हैं वो बाहर की एजेंसियों से भी क्लियर हुए हैं और उन्होंने खुद अपनी तलाशी देने पर राज़ी की है, इजाज़तनामा दिया है। यहाँ रोज़ कहते हैं ना कि तलाशी देने की इजाज़त दें, तलाशी लेने की इजाज़त दें, विद कंसेंट कहते रहे। यहाँ 2 साल के हमारे अकाउंट फ्रीज रखें, हमारी तहकीक कर लें, 20 साल की तहकीक कर लें, एक जगह नहीं कंटेस्ट किया। मैं समझता हूँ गिव द डेविल हिज ड्यू क्रेडिट, और जो बात सही है वो कहनी चाहिए। उन्होंने अपनी बेगुनाही साबित कर दी है। अब ना नैब का कोई केस रह गया, ना एसेट रिकवरी यूनिट का कोई केस रह गया है, ये ब्रॉडशीट हो गया है और बिल्कुल फेलियर हो गया ब्रिटेन में जाके दोबारा शहजाद अकबर का। जी, ये जो मुजम्मिल सरवर्दी साहब ने रेफरेंस दिया है, बात यूं आपकी जानिब जी, द गार्जियन ने रिपोर्ट किया था कि 190 मिलियन पाउंड्स एनसीए को वापस करने थे एक साहब ने, तो फिर उन्होंने वापस नहीं लिए और फिर पाकिस्तान के अंदर जमा करवा दिए। तो वो आप भूल नहीं सकते कि कितना बड़ा उसको उसकी शफाफियत का मुजाहरा किया। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रेज फिंगर्स। ठीक, अतर आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
जी, मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूं कि एक तो ये बार बार कहा जा रहा है ना कि जी एनसीए ने उनको बेगुनाह करार दे दिया, तो एनसीए ने जो अदालत में रिपोर्ट जमा करवाई है वो रिपोर्ट क्यों नहीं सामने लेके आते? वो रिपोर्ट दिखाई ना कि ये लिखा हुआ है कि जी हम बेगुनाह हैं, तो वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो वो ये क्या छुपा रहे हैं? और बार बार कहा जा रहा है कि उन्होंने जी बेगुनाह साबित कर। दूसरी बात ये है, क्या ये हमारे लिए फख्र का मुकाम है कि वो एजेंसी जो दुनिया के सबसे संगीन जुराइम में मुलविस लोगों की तहकीकात करती है, उन लोगों ने हमारे मुल्क के सबसे बड़े लीडर को पकड़ लिया और कहा कि अपने तहकीकात करवाओ, उसके ऊपर शक किया, ये क्या हमारे लिए फख्र का मुकाम है? और दूसरी बात, पाकिस्तान गया था ना, पाकिस्तान एनसीए के पास गया था। एनसीए अतर साहब को बात कंप्लीट करने दीजिए। मुजम्मिल साहब, अतर साहब को अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए, मैं आपका मौक़िफ़ दोबारा ले लूंगी। मुजम्मिल साहब, अतर साहब को बात करने दीजिए। शर्मिंदगी का बायस है हुकूमत पाकिस्तान के लिए। जी बिल्कुल, ओलंपिक का तमगा मिला है ना, ये बहुत बड़ा तमगा मिला है, ओलंपिक से बड़ा तमगा मिला है पाकिस्तान को कि दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी ने जो दुनिया के सबसे बड़े मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाइयां करती है, उसने पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर की तलाशी ली है और उसके खिलाफ तहकीकात की। ये बड़ी हमारे लिए फख्र का मुकाम है। जनरल साहब की बात सुनते हैं। जनरल साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? पाकिस्तान की दरखास्त पर हुआ है जी मुजम्मिल साहब। जी ये पाकिस्तान के पर हुआ है, पाकिस्तान की मुआवनत से हुआ है। ये शहजाद अकबर साहब की जो है उनकी दरखास्त पर हुआ है, डीजी नैब उनको जाके मिले हैं। ये पूरी पाकिस्तान की हुकूमत ने एनसीए आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान के कहने के ऊपर करती है कार्रवाई? जी अतर, आप कहिए, आप क्या कह रहे हैं? और नहीं साबित कर सका पाकिस्तान ने जितने सबूत दिए वो नाकाफी। मुजम्मिल साहब, टर्न बाय टर्न अगर बात कर लेंगे तो मेरे ख्याल से समझ भी आएगी सबको। अतर, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। मुजम्मिल साहब, आपको मौका पर दोबारा ले रहे हैं। जी बिल्कुल, जी अतर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मुजम्मिल साहब ने जिक्र किया 190 मिलियन पाउंड्स का। वो जो 190 मिलियन पाउंड जिस शख्सियत के हैं, उसने किस शख्सियत के बेटे से कौन सी बिल्डिंग खरीदी बरतानिया में, उसको कितना पैसा दिया, उस बंदे ने पहले कितने की खरीदी थी और फिर उस शख्सियत को कितने की बेची, उसका भी जिक्र कर दें थोड़ा सा, तो उससे भी पता चल जाएगा कि वो शख्सियत कौन सी थी। चलिए मुजम्मिल साहब जवाब दे दें आप। देखें, पहली बात तो ये है कि जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें आज शहबाज शरीफ के ऑर्डर पे की हैं हुकूमत ने लम्हा बलम्हा, उतनी उस 190 मिलियन पे भी कर देते। और क्या वो जिसके नेशनल क्राइम एजेंसी ने वापस किए हैं वो उसको ही दे दिए हैं या खजाने में है? हमें बता तो दें, क्योंकि एक इतला ये है कि वो प्रोसीड्स उस तक ही चली गई हैं, वापस उसी के किसी और फाइन में एडजस्ट कर ली गई हैं। और दूसरी बात यह है कि जब नेशनल क्राइम एजेंसी ने उसको भी इन्वेस्टिगेट किया तो जिस शख्सियत के बेटे का आप कह रही हैं उसकी कोई गैर कानूनी ट्रांजैक्शन होती तो वो भी पकड़ा जाता। ठीक हो गया। जनरल साहब, आप कुछ कहना चाहिए? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे तो नहीं होना। ठीक है, ठीक है जनरल साहब। मुजम्मिल साहब की ये बात दुरुस्त है कि 190 मिलियन पाउंड वाला जो किस्सा था वो इंतहाई मशकूक है और उसमें शहजाद अकबर का किरदार खास तौर पे मशकूक किरदार है। ये मैं पूरी अथॉरिटी से कह रहा हूं। दूसरी बात यह है कि जहां तक शरीफ फैमिली का ताल्लुक है, करप्शन की कोई लिमिट नहीं है जो उन लोगों ने की है। एक अकाउंट, फेक अकाउंट से 25 करोड़ रुपया एक अकाउंट में जा रहा है शहबाज शरीफ के या उसके हमजा के, कहता मुझे क्या पता कहां से आए। ये देखिए, 5 रुपया नहीं कोई किसी के अकाउंट में मुफ्त डालता, वो कहता मुझे क्या पता कहां से आया। ये तो है यहां के अकाउंट्स के हालात। अब दूसरी बात देखिए, ये मियां नवाज शरीफ का केस चला, हलाल की आमदन थी तो जाली डॉक्यूमेंट्स क्यों दी मेरे भाई? कतरी खत की कोई जरूरत थी? क्या जरूरत थी किसी जाली एफिडेविट की, झूठे की? और फिर आप सारी जिंदगी झूठ बोलते रहे कि हमारी प्रॉपर्टियां नहीं है। कभी कहा जी बच्चों को पढ़ने के लिए दादे ने दी थी, कभी कुछ। हुदैबिया पेपर मिल का केस खुल जाता तो कान पकड़े होते सामने सड़कों पे। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। मैंने उसका सारा एविडेंस, जो इसहाक की स्टेटमेंट है वो मैंने पढ़ी थी जब मैं जीएसटी में था। उसके बाद तो कोई शक ही नहीं रहता। उसमें जो चेक काट के दिए गए कादी फैमिली को, उनके नंबर मौजूद हैं, ट्रांजैक्शन मौजूद हैं। वो मुकर गया बाद में। ये शैतान है साहब। और जाके अदालत में बयान दिया हुआ कि जी मैं बिल्कुल अपनी मर्जी से, उस वक्त नाराज था कि मियां मुझे छोड़ के खुद दफा हो गए, यहां से चले गए हैं, मुझे अकेला छोड़ गए यहाँ पे। वॉलंटरीली उसने कहा जी अब मैं सारा बयान दूंगा। आप किसको दिफा कर रहे हैं? जो खा गए हमें। हद हो गई यार आप लोगों की।
ठीक, मुजम्मिल साहब क्विकली अगर आप कोई रिस्पॉन्ड करना चाहें तो। देखिए, अब इन्होंने इसहाक डार वाले वाक़े की बात की है और कहा है कि मैं GHQ में था और मैंने वो पढ़ा। सवाल ये है कि जब उन्होंने इकबाली बयान दिया तो उसके बाद उनको सज़ा क्यों नहीं दी गई? वो उस वक़्त पाकिस्तान से बाहर तो नहीं थे। उस इकबाली बयान के बाद इसहाक डार पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया? क्यों मुशर्रफ और ये GHQ में बैठे हुए लोग उस वक़्त इसहाक डार के साथ हैंड इन ग्लव्स हो गए और ये वो इनका चहेता हो गया और इन्होंने उसको पूरी सियासी पनाह दे दी पाकिस्तान में और कहा कि तुम आज से हमारे बच्चे हो। ठीक, बतूल कोई पॉइंट ऐड करना चाह रही है? जी बतूल। और ये जो हम ये समझ रहे हैं कि अगर किसी के अकाउंट्स फ्रीज हो जाएं तो ये शर्मिंदगी की बात है, ये बिल्कुल शर्मिंदगी की बात नहीं है। इसलिए कि जो मैंने ये भी नहीं कहा कि फख्र की बात है, मुझे जुमला तो पूरा करने दें। शर्मिंदगी की बात तब होती है अगर ये साबित हो जाता या वो कोई चीज साबित कर लेते। एनसीए का काम करने का तरीका ये है, इट्स वेरी प्रोसीजरल कि पहले जिन अकाउंट्स की उनको ने तहकीकात करनी होती है उन अकाउंट्स को पहले रोक लेते हैं, फ्रीज करते हैं, फिर काम शुरू करते हैं। तो सिर्फ फ्रीज हो जाना इज नॉट बाइस से शर्मिंदगी। ठीक है, मामला खासा गंभीर है और सभी की राय इस बारे में मुख्तलिफ है। नाज़रीन जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे और फिर बात करेंगे पाकिस्तान ने अफगान फौज की तंजीम नौ में मदद की पेशकश की है, इसे कैसे देखते हैं? हमारे एनालिस्ट इस बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान की जानिब से नई अफगान हुकूमत से ताउन की कोशिशें तो जारी हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से फलों की दरामद पर सेल्स टैक्स खत्म करने के बाद एक और बड़ी पेशकश की है। पाकिस्तान अब अफगान फौज की तंजीम नौ में मदद करेगा। इसी तरह गुज़श्ता रोज वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीका से अफगानिस्तान के 9 अरब डॉलर जारी करने का मुतालबा भी किया था। इसके अलावा वजीर आजम इमरान खान भी अफगानिस्तान का मुकदमा मुसलसल लड़ते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान अफगान फौज की तंजीम नौ में मदद की मशरूत पेशकश क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान से जरूरत से ज्यादा ताउन कर रहा है? ये होगा हमारा आज का जनरल साहब। गालिबन 2002 और 2005 की बात है जब पाकिस्तान ने पहले भी तंजीम नौ की पेशकश की थी, जिसे हामिद कारज़ई और अशरफ गनी ने रिजेक्ट कर दिया था और अभी फिर हमने इस तरह की पेशकश कर दी है। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जरूरत से ज्यादा लीनियंट हो रहा है अफगानिस्तान के साथ? देखिए, लीनियंट नहीं, पाकिस्तान की कोशिश है कि जिस तरह भारत ने वहां पे अपना असर रसूख बनाया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की वहां कोई सुनवाई नहीं थी। एक नेटवर्क चल चुका था जो कि अफगान इंटेलिजेंस, अफगान आर्मी, अफगान पुलिस, अफगानिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और रॉ NDS, ये सब मिलके पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे थे। और उसमें यही था कि भारत ने उनकी फौज भी ट्रेन की थी, उनकी पुलिस भी ट्रेन की, उनके ब्यूरोक्रेट्स ट्रेन किए और उनकी ज़हन साजी की इस तरह कि वो पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के हक में बोलते रहे। नतीजा ये कि पाकिस्तान ने 20 साल बहुत नुकसान उठाया। अब पाकिस्तान के सामने 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि ये सूरत हाल बिगड़ के वापस उधर ही ना चली जाए कि जहां फिर तसल्लत आ जाए भारत का, या ये कि यहाँ पे दूसरी सूरत ये हो सकती है कि ये कुव्वतें इतना इंतशार फैला दें, जैसे दाइश वहां मौजूद है, जो भारत जिसको चला रहा है, भारत उसको कंट्रोल कर रहा है, और वो इतनी अफरा तफरी मचा दे कि तालिबान की हुकूमत इनफेक्टिव हो जाए और उनकी रेट खत्म हो जाए। सिर्फ इसलिए कि भारत की पोजीशन वहां पर स्ट्रांग ना रहे इसलिए पाकिस्तान इस किस्म की पेशकश करे, तो क्या ये जस्टिफाइड है? मैं सारी बात कर लूं ना तो फिर जस्टिफिकेशन की तरफ आते हैं। ठीक। तो पाकिस्तान को जो खतरात हैं वहां पे वो ऐसे हैं कि हम उस पर चूक नहीं सकते। हम उस पर अभी सबसे ज्यादा इफेक्टेड हम रहे हैं। 20 साल सबसे ज्यादा हमने नुकसान उठाया और हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरह इनकी आर्मी, इनके तालिबान के नीचे ये लोग इस तरह तैयार हो जाएं कि अगर यहाँ टेररिज्म हो या कोई उनके खिलाफ सर उठाए तो वो उसको संभाल सके। ये हमारी जरूरत और सोच है। अब जस्टिफिकेशन का जहां तक ताल्लुक है, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको कहती है कि आप रिकॉग्नाइज हमारे साथ मिलकर करें, बिल्कुल आप न करें। इंटरनेशल कम्युनिटी कहती है कि जी ह्यूमन राइट्स वगैरह के इश्यूज इनके जो हैं वो दुरुस्त होने चाहिए, फिर रिकग्निशन होगी। ये बिल्कुल दुरुस्त है। वो खवातीन के हुकूक की बात करते हैं, वो पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ चले, उनको बिल्कुल रिकग्नाइज न करे, लेकिन उनको थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ देता रहे। खराबी कहां पे है कि हम चर्चा बहुत करते हैं। अगर मुंह बंद रख के ये सारा कुछ हम चुप करके करते रहें
तो कोई खराबी नहीं, उसमें किसी को कोई इसमें कोई बहुत ज्यादा है इसकी पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है। मुश्किल ये है कि यहाँ पे हर कोई मुंह खोल के बोलता जाता है, दुनिया की तवज्जो उधर हो रही है, इतना कुछ अभी हमने किया नहीं जितना कुछ दुनिया के नॉलेज में या दुनिया के अंदर क्रिटिसिज्म में आ रहा है। तो मेरा ख्याल है तरीकाकार बदलने की जरूरत है। बाकी तो हमें अफगानिस्तान में जो स्पेस इंडिया से खाली कराई है वो हमने कैप्चर करनी है, हमने वहां पे अपने आप को एस्टेब्लिश करना है ताकि दोबारा हमारे खिलाफ वो खेल ना खेला जा सके जो पिछले 70-72 साल खेला गया अफगानिस्तान से। तो ये जरूरत है, लेकिन तरीकाकार मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं हुआ। ठीक है, तरीक़ाकार आपके ख्याल में दुरुस्त नहीं है। रज़ा रूमी साहब, अफगानिस्तान की खुशनुदी तो हम हासिल कर ही लेंगे जिस तरह से हम उनकी मदद कर रहे हैं, जिस तरह से हम उनका मुकदमा भी लड़ रहे हैं, लेकिन अक़वाम आलम इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? देखिए, अक़वाम आलम का रिस्पॉन्स तो आपने देखा है अभी तक बहुत ज़्यादा जो है ये पाकिस्तान की पेशकश तो ठीक है, पाकिस्तान जो है वो पड़ोस में है, पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं पहले भी तालिबान से और आज भी, और हमने उनको सपोर्ट किया है हमेशा। और बात यह कि वो तो कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है और मेरे ख्याल से कोई इसमें ओपन बात है। लेकिन बात यह कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो ज़ाहिर बात है उनके बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जेन्युइन हैं, कुछ मुनाफिकत की बुनियाद पर हैं। मसलन उन्होंने खुद ही मायदा किया तालिबान से दोहा में ट्रंप के दौर में, और अब वो उसी चीज़ को वो बुरा भला भी कह रहे हैं उनका मीडिया वगैरह। तो बात यह है कि लेकिन हमें बहुत सोच समझ के आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी आगे आने वाले दिनों, महीनों, सालों में होगा वो एक जो है एक कंसेंसस के साथ होना चाहिए। जो भी रीजनल पावर्स हैं और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, बिकॉज इस वक्त अफ़गानिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन एड की ज़रूरत है और मुस्तकबिल में भी उनको ज़रूरत होगी अपनी कारोबार हुकूमत चलाने के लिए, अपने फ़ौज को, सिविल सर्विस को पे करने के लिए, तो वो जो कमिटमेंट्स की थी वेस्ट ने पहले सालाना वो यहाँ से फ़ौजें निकाल कर, तो वो सालाना 2 या 3 अरब डॉलर की इमदाद देंगे, वो सबसे पहले तो उनको वो कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अगर अदम इस्तेहकाम होगा तो उसका असर पाकिस्तान पे तो सीधा सीधा पड़ेगा, लेकिन पूरे खित्ते पे पड़ेगा। तो इस वक्त जो है सबसे बड़ी ये ज़रूरत है कि उनको अफ़गान तालिबान जो हैं उनको भी ये बावर करवाया जाए कि उन्होंने भी आलमी जो बरादरी है उसके साथ चलना है। वो पहले ये कहते रहे कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए या इंसानी हकूक़ की पासदारी होनी चाहिए, ख़वातीन के हकूक़ की पासदारी होनी चाहिए। ये तालिबान को बदलना होगा, अगरचे बहुत से लोग कह रहे हैं वो बदल गए हैं, पहले से ज़हीन है, पहले से फ़तीन है, लेकिन ये कि उनको हकीकत में अपने आप को अगर उन्होंने दुनिया के साथ चलना है तो फिर उनको ये वाले इक़दामात उठाने होंगे, पाकिस्तान को उनको इनकरेज करना होगा जिस हद तक मुमकिन हो। बाकी ताउन हर तरह से मेरे ख्याल से होना चाहिए। ट्रेड सबसे पहले हमें उसको बढ़ाना चाहिए, हमें उनकी इमदाद भी करनी चाहिए जहाँ ज़रूरत है। हमें उन लोग उनकी अगर रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको भी हमें वापस नहीं भेजना चाहिए, उन पर बंदिश नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आम बेचारे अफगान लोग हैं, उनका क्या कसूर है इस पूरी चीज़ में। जो भी वहाँ पे सियासत या कोल्ड वॉर या ये जो गेम्स होती हैं, हमें तो हमारी कंसर्न अफगान लोग होने चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान का नेगेटिव वहाँ पे इमेज बन गया हुआ है उसको भी ठीक करने के लिए हमें बहुत से इकदाम उठाने होंगे। जी मुज़फ़्फ़र सोहरावर्दी साहब, आप हमेशा से कहते रहे हैं कि पाकिस्तान ज़रूरत से ज़्यादा अफ़गानिस्तान की और तालिबान की जो है वो ख़ासकर वकालत करता रहा है, और कल भी हमने डिस्कस किया था कि तालिबान जो है वो 90 की दहाई में वापस जा रहे हैं या ये वही तालिबान है। अगर कल की डिस्कशन को रिलेट करें, आज इस पेशकश को आप किस तरह से देखते हैं? देखें, जब अफ़गानिस्तान ने अपनी फ़ौज बनाने का ऐलान किया, जब पाकिस्तान ने भी पेशकश की 2002 के बाद 4-5 में, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी ने कहा कि आप 3 साल में 3 लाख की फ़ौज तो बना सकते हैं, लेकिन वो जनरल और वो ऑफिसर्स कहाँ से लाएंगे जो 30-30 साल में बनते हैं, एक दिन में नहीं बनते। और लड़ाई तो देखें ना जी, जनरल्स ने लड़नी होती है, ऑफिसर्स जो कमांड कर रहे होते हैं उसने लड़नी होती है, और हारता भी जर्नैल है। अगर कहीं वो आम फौजी तो नहीं हारता है, वो तो हुक्म को ओबे कर रहा होता है।
जो जंगें हमने हारी हैं उनमें उनके जर्नैल ही, सिपा सलार ही जिम्मेदार ठहराए गए हैं हारने के, और जीती हैं उसमें भी सिपा सलार ठहराए गए हैं। अब जो अफ़गानिस्तान में अशरफ गनी की फ़ौज के साथ हुआ है वो भी यही हुआ है कि उनके पास कोई लड़ने के लिए कोई तैयार ही नहीं था, कोई जनरल ही नहीं था, क्योंकि जर्नैल तो 30-40 साल में जाके बनता है, बहुत ट्रेनिंग और बहुत कष्ट के बाद। वो 32 साल के को आर्मी चीफ बना देंगे तो यहाँ तो 32 साल का कप्तान होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक कोई फ़ौज खड़ी करना है कोई 2, 4, 5 साल 7 साल का खेल नहीं है, इसमें सदियां लग जाती हैं और फिर जाके फ़ौज रिफ़ाइन होती है, फ़ौज की हिस्ट्री बनती है, कल्चर बनता है, उनके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनते हैं, उनके ट्रेनिंग SOPs बनते हैं। तो इसलिए ठीक है पाकिस्तान भी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरह भारत या अमेरिका उनकी कोई फ़ौज 3, 4, 5 साल में नहीं बना सके, इसी तरह हम भी उनकी कोई फ़ौज 3, 4, 5 साल में नहीं बना सकेंगे, क्योंकि 3, 4, 5 साल कोई फ़ौज बनाने के लिए मुद्दत नहीं है। क्योंकि जिन लोगों को आपने भर्ती करना है, उनकी ट्रेनिंग करनी है, उन्होंने एक प्रोसेस में जाके जर्नैल बनना है, लेफ्टिनेंट जनरल बनना है, मेजर जनरल बनना है, ब्रिगेडियर्स बनना है, कमांडिंग ऑफिसर्स बनना है। तो आप कोई यकदम कोई किताब पढ़ा के किसी को जर्नैल नहीं बना सकते, ये बहुत मुश्किल, वॉर गेम्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान अगर आज ये पेशकश करता भी है तो हमें जनरल कियानी की वो बात याद रखनी चाहिए कि 25-30 साल से पहले कोई मुल्क अपनी फ़ौज मुकम्मल तौर पर मजबूत बुनियादों पर नहीं खड़ी कर सकता। तो इसलिए हमें भी टाइम लगा है, पाकिस्तान को भी टाइम लगा है। हमने 48 और 71 हमारे सामने है, हमने उसके बाद सीखा है, फिर दिफा मजबूत किया है, तो इसलिए इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि हम जादू की छड़ी लेंगे और फौज खड़ी हो जाएगी। ठीक है, अतर क्या कहेंगे पाकिस्तान की इस पेशकश पे? देखिए पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान, ऑब्वियसली अगर हम किसी भी तरह से उनकी मदद कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। दूसरी बात यह है कि जो लोग पाकिस्तान की हर पेशकश के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं वो ये भी देखें कि कल चीन के वहाँ पे जो सफ़ीर हैं उन्होंने भी पूरी दुनिया से अपील की है कि अफगानिस्तान के जो फंड्स हैं उनको रिलीज़ किया जाए, और वो लोग तनकीद कर रहे हैं जिनकी हर पेशगोई, हर उनकी प्रोडिक्शन गलत साबित हुई है अफगानिस्तान के हवाले से। वो मसलसल पाकिस्तान के ऊपर 15 साल से तनकीद कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए भी लोग और बाहर बैठे हुए भी, और उन सब की एक एक प्रेडिक्शन, एक एक तज्जिया गलत साबित हुआ है। अब अगेन वो फिर पाकिस्तान के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। पाकिस्तान किसी का मुकदमा नहीं लड़ रहा, पाकिस्तान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। ठीक है, बतूल आप क्या कहेंगे? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ कि अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग्स होती रही हैं, कभी भी अस्करी ट्रेनिंग नहीं हुई। अस्करी ट्रेनिंग अफ़गानिस्तान से या इन्होंने यूनाइटेड नेशंस से ली है, नेटो से ली है, अमेरिका या इंडिया से ली है। तो अभी एक ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास कि अपना असर रसूख कायम कर सकें, और इसमें कोई मज़ायका नहीं है कि अगर ये पाकिस्तान करता है, अगर पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है कि उनकी तंजीमें न करें। इस वक्त भी पाकिस्तान में PMA में हज़ारों लोग मौजूद हैं जो कि ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी है इस चीज़ में जंप इन करना। जब तक एक अफ़गानिस्तान का स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली क्लियर नहीं होता, हमें इतनी बड़ी ऑफर नहीं करनी चाहिए। ठीक है नाज़रीन, इसी के साथ और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।